बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लेक्चर नंबर 23, चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फ़िलॉसफ़ी। ठीक है, फ़िलॉसफ़ी, एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ख़ास तौर पर जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो लाजमी इस एरिया से बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपके माइंड में बिठाना चाह रहा हूँ। फ़िलॉसफ़ी बेसिकली हमारे यहाँ विज़डम को कहा जाता है। फ़िलासफ़र कौन कौन होता है? जो समझा जाता है कि जिसके पास समझ बूझ, ज़हानत, अक्ल, दानिशमंदी ये मौजूद है, हम उसको फ़िलासफ़र कहते हैं। ये आम लफ्ज़ यूज़ होता है, वड्डा तू फ़िलासफ़र। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा दानिशमंद होना किसी का। लिटरेचर के अंदर अगर हम फ़िलासफ़ी को देखें तो फ़िलासफ़ी का मतलब होता है लव फॉर विज़डम, दानिशमंदी से मोहब्बत। ठीक है, अब फ़िलासफ़ी का जो ओरिजिन है या फ़िलासफ़ी का जो स्टार्ट है जब हुआ, तो इनमें क्या चीज़ें कंसिडरेशन में रहीं, कौन कौन सी चीज़ें फ़िलासफ़ी के अंदर आती हैं। आप किसी भी मुल्क का करिकुलम उठा के देखें, बुक्स उठा के देखें, एजुकेशन सिस्टम पढ़ें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं। फ़र्ज़ करें करिकुलम है, हर एक मुल्क के अंदर करिकुलम मौजूद है, हर एक एजुकेशन सिस्टम का बाकायदा करिकुलम मौजूद होता है। उसके अंदर क्या होता है, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ ऐड की जाती हैं, रियलिटीज़ पढ़ाई जाती हैं, समझा दी जाती हैं। नॉलेज मिसाल के तौर पर इल्म साइंस का है, वही से आने वाला इल्म है। ठीक है, ऑब्ज़र्वेटरी नॉलेज है या लॉजिक बेस्ड नॉलेज है। इल्म कहाँ से आता है ये हम इंक्लूड करते हैं हर एक एजुकेशन सिस्टम में। हर एक स्टेट अपने करिकुलम के अंदर नॉलेज को ऐड करती है। फिर हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, अच्छाई बुराई का डिफरेंस बच्चों को समझाने के लिए कि ये सच है, ये झूठ है, ये शरबत है, ये शराब है, ये निकाह है, ये ज़िना है। ठीक है, ये हलाल है, ये हराम है, ये अलाउ है, ये प्रोहिबिटेड है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोसाइटी में बच्चों को सिखाने के लिए अपने करिकुलम के अंदर चीज़ें ऐड करते हैं। दूसरे नंबर पे वो होती हैं अक़दार, वैल्यूज़, अच्छाई बुराई की तमीज़। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ होती है रियलिटी। अल्लाह ताला की ज़ात एक है, अल्लाह के सिवा ना कोई खालिक है ना कोई मालिक है। अल्लाह ताला उस वक़्त मौजूद थे जब मैं, आप, हमारे दादा परदादा, उनके वालदैन और उनके वालदैन भी मौजूद नहीं थे। सारे आए, यके बाद दीगरे चले गए। अल्लाह मौजूद थे, अल्लाह मौजूद है। ये अल्लाह ताला की वहदानियत एक रियलिटी है, अल्लाह की एग्जिस्टेंस एक रियलिटी है, जन्नत की एग्जिस्टेंस एक रियलिटी है, जहन्नम की एग्जिस्टेंस एक रियलिटी है, कब्र की ज़िंदगी एक रियलिटी है। तो वो चीज़ें जो रियलिटी बेस्ड हैं वो भी हम अपने करिकुलम के अंदर ऐड करते हैं। तीन चीज़ें हो गई। अब या और अगर हम इसमें एक्सटेंशन करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, एक रियलिटी है। अच्छा, इस तरह चौथी चीज़ जो मैं यहाँ पहले से आपकी एक माइंड मैपिंग करना चाह रहा हूँ वो ये है लॉजिक। हम अक्सर चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लॉजिक बेस करते हैं, उसको उसके पीछे कोई रीज़न, कोई जजमेंट, कोई वजह मौजूद होती है जिसकी वजह से हमें कोई बात समझ आती है, हम किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है तो आप सब मेरे साथ एग्री होंगे, और अगर मैं कहूँगा कि सूरज शुमाल से निकलता है, जनूब में ग़ुरूब होता है, तो कोई भी मेरी बात से एग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इलॉजिकल बात है। मैं कहूँ 4 जमा 4 8 होते हैं तो आप सब कहेंगे यस। मैं कहूँगा कि 4 जमा 4 9 होते हैं तो आप सब कहेंगे कि उस्ताद आज गोश्त ज़्यादा खा लिया, कमला हो गया। तो इसको कहते हैं लॉजिक, रीज़निंग, जजमेंट। ये वो चार, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये वो चार चीज़ें हैं। रिलीजन भी आता है इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम इन चार चीज़ों पे फोकस करेंगे जो मेन है। इसको फ़िलासफ़ी कहते हैं।
ये जो मैंने आपको बताई है ना, इल्म कहाँ से आया, अक़दार किसने बनाई, कौन सी सही हैं कौन सी गलत हैं, वो वैल्यूज़ फ़िक्स हैं या चेंज हो रही हैं, नॉलेज अपडेट होगा, वही जो अरसों से चल रहा है वही चलता रहेगा, ठीक है। रियलिटी कौन सी है, ठीक है। लॉजिक को कैसे समझा जाए, लॉजिक बेस हम डिसीजन मेकिंग कैसे करें, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, फ़िलासफ़ी कहलाती हैं। एजुकेशन विदाउट फ़िलासफ़ी इज़ ब्लाइंड एंड फ़िलासफ़ी विदाउट एजुकेशन इज़ इनवैलिड। एजुकेशन फ़िलासफ़ी के बगैर नथिंग, कुछ भी नहीं है, और फ़िलासफ़ी बगैर एजुकेशन के इनवैलिड है। अच्छा, आप देखें फ़िलासफ़ी के ओरिजिन को, ये तो इसका था बैकग्राउंड समझ लें। फ़िलासफ़ी वर्ड जो है, आप में से जिन जिन के पास बुक्स है ना, सब्जेक्टिव बुक है हमारी, तकरीबन सबके पास ही होगी, तो उसमें ना स्टार्ट में कंटेंट लिस्ट दी, वर्ड्स लिस्ट दी हुई है। स्टार्ट में हो गई या एंड पे, मुख्तलिफ वर्जन में, कहीं पहले है कहीं बाद में है। तो वो जो वर्ड्स की लिस्ट है ना, उसमें ऑलमोस्ट 40 के राउंड अबाउट वर्ड्स होंगे लेटेस्ट एडिशन में। उनमें से 2-3 लाजमी पेपर में आते हैं, वो समझ लें। आप में से जो जो उनको याद कर लेगा, इसका मतलब ये है कि उसके 2 से 3 नंबर पक्के हैं हर दफ़ा तकरीबन पेपर में। फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, करिकुलम, टेस्ट है, मेजरमेंट है, इवेलुएशन है, असेसमेंट है, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरह और भी टर्म्स हैं जिनके ओरिजिन उनकी जो जिस लैंग्वेज से डिराइव किया गया वो आ गया, उसके वर्ड्स के मीनिंग वो दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह याद कर लें। उनमें एक ये भी मौजूद होगा शॉर्ट फ़िलासफ़ी। क्वेश्चंस की सूरत में। फ़िलासफ़ी उनमें एक ये भी मौजूद है, नहीं टेबल है, टेबल की शक्ल में है। सब्जेक्टिव बुक में देखें ना, 3 चीज़ें होंगी स्टार्ट में। एक होगा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर एजुकेशनिस्ट, फिर होगा फिफ्थ अ, एडिशन है। सब में है, पहले के अलावा सारे एडिशन के अंदर है, तो वो लाजमी याद कर। इसी तरह आपको उसमें हमारी बुक के अंदर एक और चीज़ भी मिलेगी, उसमें तकरीबन 200 के करीब मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट है। मिसाल के तौर पर सोक्रेटिक मेथड किसने दिया, क्वेश्चन आंसर मेथड। आइडियलिज़म थ्योरी किसने दी, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थ्योरी किसने दी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दी है। ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी 2 पेजेस 3 पेजेस पे मिलेंगी। ये भी सब्जेक्टिव एडिशन में मौजूद है, ऑब्जेक्टिव में भी मौजूद है। तो ये भी एक टेबल बना हुआ है 200 के करीब जो है ना, 175 के राउंड अबाउट हैं। मेजर जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका मेजर वर्क जो अक्सर पेपर में पूछा जाए, 2-3 नंबर का सवाल वहाँ से भी आता है। मिसाल के तौर पर अभी आप एक हफ़्ता पहले की बात करें एफजीआई के, उसमें लॉ ऑफ लर्निंग का पूछा गया था कि किसने दिए, तब वो उस लिस्ट में मौजूद है कि ये थॉर्नडाइक ने दिए। इसी तरह एब्रीवेशंस हैं, तो उसमें बहुत सारे एब्रीवेशन हैं, कोई 250 से 300 के करीब, उनमें से 2-3 पूछे जाते हैं पेपर में। तो 6 से 7 नंबर का पेपर आपका उन 4-5 पेजेस पे मुश्तमिल नोट्स में मौजूद है। तो इसलिए उनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर कभी याद आया तो फिर इंशाल्लाह दोबारा भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें एंड पे एक टेस्ट भी रखेंगे, आप लोगों ने याद करवाना है। अच्छा, फ़िलासफ़ी की हम बात कर रहे थे। फ़िलासफ़ी 2 ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है, फ़िलो एंड सोफियाज़। ये अक्सर पूछा जाता है, फ़िलो मीन्स या सोफिया मीन, अलग अलग पूछा जाता है, इकट्ठा भी पूछा गया, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। फ़िलासफ़ी किसको कहते हैं, ये मुख्तलिफ डेफिनेशन है। लव फॉर विजडम, मैंने शुरू में बताया, ठीक है। अ गाइड टू वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का, कि इल्म सीखें, वैल्यूज़ सीखें, रियलिटी तक पहुँचें, अपनी ज़िंदगी में लॉजिक बेस्ड डिसीजन मेकिंग करें। ये सारी चीज़ें बताती हैं आपको आपकी ज़िंदगी गुजारने का असूल। फ़िलासफ़ी एक एक्टिविटी है, एक कम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स है। यूनिवर्स की को समझने के लिए एक अंडरस्टैंडेबल वे है, ठीक है। रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ, ये सारी डेफिनेशन है फ़िलासफ़ी की। रैशनल यानी लॉजिक बेस, ट्रुथ नॉलेज को आप जो है ना लॉजिक बेस्ड जब उसको वेरीफाई करते हैं तो ये फ़िलासफ़ी है। अब ये वो चीज़ें हैं जो डेफिनेशन है जो अभी हमने देखी है एक्सप्लेनेशन में, बैकग्राउंड में। स्टडी ऑफ नेचर, काज, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। इन्हीं चारों चीज़ों का कम्बिनेशन क्या होता है, फ़िलासफ़ी होती है। तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। ये सवाल एक पास पेपर में पूछा गया है, हु सेड फिलोसफी इज़ मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। सीसरो ने कहा था फिलोसफी इज़ मदर ऑफ ऑल आर्ट्स,
ठीक है, तमाम जो फ़नून हैं उनकी माँ है फ़िलासफ़ी। कॉलरिज ने कहा था कि फ़िलासफ़ी इज़ साइंस ऑफ साइंसेस, ठीक है, ये साइंसेस का एक साइंस है। जॉहन लॉक ने कहा था कि फ़िलासफ़ी एक इंटेलेक्चुअल या मॉरल एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल, जहनी, मॉरल, अखलाकी। तो अगर हम नॉलेज की बात करें, लॉजिक की बात करें, तो ये दोनों इंटेलेक्ट के अंदर आते हैं। अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो वो मोरालिटी के अंदर आती है। तो इंटेलेक्चुअल और मॉरल एक्टिविटी, इसने जोहन डेवी ने एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को डिफ़ाइन किया था। एजुकेशन इज़ लेबॉर्ट्री इन विच फ़िलासफ़िकल डिस्टिंक्शन बिकम्स मोर क्लियर एंड आर टेस्टेड। टेस्टेड, तो इसकी जो भी बात होगी ना डेवी की, अमेरिकन की, उसमें टेस्टेड की बात होगी, प्रैक्टिस की बात होगी, उसके अंदर एक्सपीरियंस, एक्सपेरेंशियल की बात होगी, हैंड्स ऑन लर्निंग की बात होगी। तो टेस्ट का मतलब एक्टिविटी, एक्सपीरियंस है। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन एक लेबॉर्ट्री है जहाँ पे आप फ़िलासफ़िकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेहतर तरीके से समझते हैं, बहुत क्लियर हो जाते हैं और आप उनको टेस्ट भी कर सकते हैं। ये अभी हम देखेंगे, आइडियलिज़म कहती है क्लासरूम ऐसे होना चाहिए। आप क्लासरूम वैसा बना के टेस्ट कर सकते हैं कि वाकई चलता है ऐसा क्लासरूम या नहीं चलता। एरिस्टोटल ने क्या कहा था? सोक्रेटिस को फादर ऑफ फिलोसफी माना जाता है। एरिस्टोटल ने कहा था कि साइंस दैट इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इन इटसेल्फ, यानी एग्जिस्टेंस की बात इसने की है कि अब ये एग्जिस्टेंस रियलिटी के अंदर आती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे बाप दादा जो पैदा हुआ अब वो कहाँ हैं, ठीक है, जन्नत जहन्नम, ये सारी चीज़ें। साइंस दैट इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस को जो इंसान की या किसी भी शख्स की एग्जिस्टेंस पे फोकस करती है जो साइंस, वो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो क्या है? फ़िलासफ़ी है। जेंटाइल ने कहा एजुकेशन विदाउट फ़िलासफ़ी would means failure to understand the precise nature of education। यानी आप अगर फ़िलासफ़ी को शामिल नहीं करते और एजुकेशन को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप फ़ेल हो जाएंगे, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे एजुकेशन को। मैंने आपको बताया कि यही चार चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मैथ सारी लॉजिक बेस्ड है, इस्लामिक स्टडी आपकी सारी मोरालिटी बेस्ड होती है, सोशल स्टडीज़ मोरालिटी बेस्ड होती हैं, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें नॉलेज पढ़ाया जाता है सारा। तो फिच ने कहा आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर कम्प्लीटली क्लियर विदाउट फ़िलासफ़ी। एजुकेशन का जो स्किल है, आर्ट है, हुनर है, ये हम फ़िलासफ़ी के बगैर समझ ही नहीं सकते, कंप्लीट ही नहीं होगा ये। स्पेंसर ने कहा था ट्रू एजुकेशन इज़ प्रैक्टिसेबल ओनली इन टू ट्रू फ़िलासफ़ीज़। तो ट्रू एजुकेशन वही होगी जो ट्रू फ़िलासफ़ीज़ के अकॉर्डिंग हो रही होगी। मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ मुख्तलिफ़ वे ऑफ एजुकेशन को रेकमेंड करते हैं। प्लेटो, नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, चीज़ों की अब्दियत, अब्दियत जैसे अल्लाह ताला की ज़ात है, शुरू से मौजूद, आखिरत तक मौजूद रहेंगे। सूरज वो अबद से है, पता नहीं कब तक अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी रखी है, मौजूद रहेगा। नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग, ये कहते हैं कि जो चीज़ें जिनकी एग्जिस्टेंस मौजूद ही है, जो ख़त्म नहीं होती, तो उनको स्टडी करना अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये क्या कहलाएगी? फ़िलासफ़ी। अच्छा, ये किस की तरफ इशारा है? नॉलेज की तरफ, वैल्यूज़ की तरफ, रियलिटी की तरफ, या नॉलेज और रियलिटी दोनों की तरफ? जी, दोनों की तरफ। रियलिटी। यस। अच्छा, एरियाज़ और ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पहली चार का मैंने ज़िक्र आपसे किया था, इसका नहीं किया था। थियोलॉजी, रिलीजन का भी नहीं किया था, और भी बहुत सारी होती हैं। बहरहाल ये मेजर एरियाज़ हैं फ़िलासफ़ी के। एरियाज़ भी इनको कहते हैं, ब्रांचेस भी कहते हैं। मैंने शुरू में बताया था कौन कौन सी चार चीज़ें बताई थी। शाबाश, कोई रिपीट कर सकता है? शाबाश जी। सर, नॉलेज, हम्म वैल्यू, नॉलेज, रियलिटी हम्म वैल्यू हम्म और नेचर। रीजनिंग। और रीजनिंग। यस, नॉलेज, वैल्यूज़, रियलिटी और रीजनिंग या लॉजिक, ठीक है। अब ये चार एरियाज़ हैं। नॉलेज एपिस्टिमोलॉजी को कहा जाता है, एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ को कहा जाता है, रियलिटी मेटाफिज़िक्स को कहते हैं, लॉजिक रीजनिंग को कहा जाता है, सीमेंटिक वोकैबुलरी को, किसी भी लैंग्वेज की मीनिंग्स को समझने को कहा जाता है। ये सवाल, ये जितने भी ऊपर मौजूद है ना, ये चारों के चारों पास पेपर में पूछे जा चुके हैं मुख्तलिफ वेज़ में, ठीक है। तो ये ब्रांचेस या एरियाज़ हैं। अभी वन बाई वन हम इनको देखेंगे। सबसे पहले है एपिस्टिमोलॉजी।
एपिस्टिमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, एपिस्टीम, ये उस लिस्ट में भी मौजूद होगा, जिसका मतलब होता है नॉलेज। लोगोस, रीज़न, लॉजिक, स्टडी इसको कहा जाता है। तो एपिस्टीम एंड लोगोस इस दो वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है एपिस्टिमोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है। हमने एक एजुकेशनिस्ट का नाम बल्कि नहीं पढ़ा, चलें जीन पे आ जाए ना, वो एक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वो ये मैं पूछूंगा फिर उस वक्त एपिस्टेमोलॉजी की डेफिनेशन जब पे आ जाए को पढ़ाऊँगा। तो वर्ड एपिस्टेमोलॉजी ग्रीक है, जिसका मतलब क्या होता है नॉलेज, रीजनिंग, स्टडी, ठीक है। स्टडी ऑफ नॉलेज एंड नेचर ऑफ नॉलेज, ये क्या कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी। स्टडी ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, फिलॉसफी ऑफ नॉलेज, ठीक है। हाउ नॉलेज इज़ एक्वायर्ड, हाउ नॉलेज वाज ओरिजिनेटेड, ठीक है। नॉलेज इज़ आइदर वैलिड, रिलायबल और नॉट। ये सारी इस तरह से सवाल घुमा फिरा के पूछेगा एग्जामिनर आपसे। फोकस एपिस्टेमोलॉजी पे रखना है आपने, ठीक है। ये 3-4 जब जैसे ये देखें ना, स्टडी ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, फिलोसफी ऑफ नॉलेज, फोकस अपॉन आवर मीन्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। यानी इसमें सारी का सारी बातें एक ही चीज़ के गिर्द घूम रही हैं, वर्ड नॉलेज के। तो अगर पेपर में आता है तो भूलना नहीं है। मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी जनरली इन्वॉल्व द डिबेट। मॉडर्न जो एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं उनके दरमियान डिबेट एक चलता है। वो डिबेट ये होता है कि नॉलेज क्या प्रियोरी होता है या पोस्टीरियोरी। ये दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं। फ़िलासफ़ी छोटा सा चैप्टर है और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। प्रियोरी, प्रायर हम बोलते हैं ना, पहले से। पोस्टीरियोरी, बाद में, आफ्टर, ठीक है। व्हाट कम्स लेटर, व्हाट कम्स बिफोर। मिसाल के तौर पर एक चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है बग़ैर किसी एक्सपीरियंस के, ठीक है, इसको कहते हैं प्रियोरी नॉलेज। बकरी का बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना, तो पहले दिन वो अपनी माँ का दूध पीने भागता है। उसको किसी ने नहीं ट्रेन किया होता, ठीक है, उसको किसी ने नहीं ट्रेन किया। वही बच्चा बकरी का जब किसी नदी से गुजरता है, अकेला नहीं जंप लगा सकता। जब तक वो बकरी उसकी मदर जंप नहीं लगाती, वो उसको जंप लगाता देखता नहीं है, तब तक वो लगाता ही नहीं है जंप, डरता है। तो यहाँ पे एक प्रियोरी सर नॉलेज सॉरी, है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक प्रियोरी नॉलेज है, एक है पोस्टीरियोरी नॉलेज। जो पहले से इल्म मौजूद है, जो हमने कहीं से नहीं सीखा, ना ऑब्ज़र्व, ना देखा, ना किसी ने हमें सिखाया, वो हमारे पास मौजूद है। छोटा बच्चा है, आप उसको ऊपर उछालते हैं, ठीक है, तो वो जो बच्चा है वो डरेगा। अब उसके पास ये इल्म कहाँ से आया कि जी मुझे ऊपर फेंका जा रहा है, तो उसको डर महसूस होगा, वो चीख मारेगा। ये इल्म उसे किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया। तो वो इल्म जो बग़ैर किसी एक्सपीरियंस या ऑब्ज़र्वेशन के होता है फ़िज़िकल वर्ल्ड को, उसको हम कहते हैं प्रियोरी नॉलेज। वो इल्म जो डिपेंड करता है, जो डिपेंडेंट होता है एक्सपीरियंस पे, एम्पिरिसिज्म, यानी जो हमारे सेंसरी ऑब्जर्वेशन है उनको एम्पिरिसिज्म या एम्पिरिकल नॉलेज कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। वो इल्म जो एक्सपीरियंस, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन या एम्पिरिसिज्म या सेंसरी ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होता है, उसको पोस्टीरियोरी नॉलेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपको आज तक अगर फ़र्ज़ करें आपने नहीं पढ़ा हुआ पहले, तो आपको पता ही नहीं था एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, आपको कभी इसका इल्हाम नहीं हुआ, ठीक है, कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। लेकिन आपको जो है वो ये पहले ही दिन से पता था कि जब एक बच्चा छोटा सा होता है, उसे जब प्यास लगती है तो उसे पता होता है कि उसे पानी पीना है। भूख लगी है, वो रोता है, उसे कैसे पता कि जी भूख लगेगी तो मैंने रोना है, तभी मुझे कुछ मिलेगा। तो वो इल्म जो बग़ैर किसी एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन के होता है प्रियोरी, जो एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन के बाद आता है, उसको पोस्टीरियोरी नॉलेज कहते हैं। जी क्या क्वेश्चन था आपका? सर ये प्रायर नॉलेज और इंस्टिंक्ट नॉलेज में इनमें क्या डिफरेंस है सर? इंस्टिंक्ट तो इज़ समथिंग डिफरेंट। इंस्टिंक्ट तो जो है ना वो आपका लाजमी नहीं है कि वो ठीक भी हो। इंस्टिंक्ट कहते हैं किसी भी चीज़ के प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स को। मोबाइल आपका हाथ से नीचे गिरता है तो आप पाँव आगे करेंगी, हाथ फ़ौरन आगे करेंगी, ये इंस्टिंक्ट रिस्पॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ओके सर, ओके सर। एक्सियोलॉजी एक्सप्लोर द नेचर ऑफ स्टडी ऑफ वैल्यूज़, नेचर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज़,
ठीक है, तो इसको जब वैल्यू की बात आ जाए, अच्छा यहाँ पे यूँ भी आ सकता है द नॉलेज ऑफ द वैल्यूज़। अब देखें नॉलेज ऑफ द वैल्यू, अब यहाँ पे मेन फोकस वैल्यू पे है ना कि नॉलेज, यूँ भी स्टेटमेंट अगर आ जाती है तो एक्सियोलॉजी का फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, वैल्यूज़ के ऊपर। एथिक एंड एस्थेटिक्स इसकी दो ब्रांचेज होती हैं। एथिक्स में हम जो है ना मोरल वैल्यूज़ देखते हैं, गुड या बैड, अच्छी या बुरी, हलाल या हराम, जायज़ ना जायज़। तो ह्यूमन कंडक्ट एंड एग्जामिन मोरल वैल्यूज़, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड, ये एथिक्स में देखते हैं। एस्थेटिक, ये सवाल पूछा जा चुका है। एस्थेटिक्स में हम ब्यूटी, आर्ट को, टेस्ट को, यानी एस्थेटिक एक्सपीरियंस हमारे जितने भी हैं, चाहे वो देखने के लिहाज से हैं, सुनने के हवाले से हैं, लिखने के हवाले से हैं, पढ़ने के हवाले से हैं, मतलब जो चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं ना उनके हवाले से हम जब बात करते हैं एक्सियोलॉजी की तो वो फिर क्या कहलाती है, एस्थेटिक कहलाती है। थर्ड है जी मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स क्या है, इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, इसको ओंटोलॉजी भी कहा जाता है। इट डील्स विद नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। मेटाफिज़िक्स रियलिटी से डील करती है। मेटाफिज़िक्स को आम तौर पर हम ओंटोलॉजी भी कहते हैं। ओंटोलॉजी इज़ आल्सो नोन एज मेटाफिज़िक्स, या मेटाफिज़िक्स इज़ आल्सो कॉल्ड ओंटोलॉजी, अल्टीमेट रियलिटी। इसकी तीन ब्रांचेज हैं, वैसे बहुत सारी हैं लेकिन तीन हम देख रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानी पॉपुलेशन, इंसान। अब देखें जो साइंस है, जदीद साइंस, वो ये कह रही है कि इंसान की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में इंसान मुख्तलिफ़ जो है ना वो उसमें था, उसकी हियत मुख्तलिफ थी, फ़िज़िक डिफरेंट थी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, चीज़ें मुख्तलिफ थी अकॉर्डिंग टू द साइंस। थ्रू स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये एंथ्रोपोलॉजी है। थियोलॉजी, रिलीजियस जो एजुकेशन है, रिलीजन की स्टडी है, इसको थियोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये जो आसमान है, जो गैलेक्सीज़ हैं, इसको जो है वो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। फिर है सिमेंटिक्स, ये सवाल पूछा जा चुका, डिटर्मिनेशन द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज, वोकेबलरी को कहते हैं कि आपको अल्फाज का ज़ख़ीरा, उनके मतलब मैंने भी आपको पता है, ये सिमेंटिक है। उसके बाद है लॉजिक, रिलेटेड टू रीजनिंग, जजमेंट, प्रोपोजिशन, फंडामेंटल लॉज ऑफ थॉट्स, तो ये थॉट से रिलेटेड है, जजमेंट से रिलेटेड है। इन तीनों को एक्सियोलॉजी, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी को फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हमने कहा कि ओंटोलॉजी इज़ आल्सो नोन एज मेटाफिज़िक्स, रियलिटी को ओंटोलॉजी कहा जाता है। ओंटोलॉजी इज़ अ ब्रांच आर सब फील्ड ऑफ मेटाफिज़िक्स, इट इज़ स्टडी ऑफ व्हाट थिंग्स एग्जिस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो मेटाफिज़िक्स एक ब्रॉडर चीज़ है, ओंटोलॉजी उसकी एक सब फील्ड है। अ कंप्लीट ओंटोलॉजी इज़ एन ओंटोलॉजी दैट स्टेट्स व्हाट थिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। अब जैसे हम बात करते हैं ना कि एजुकेशन बड़ी है या करिकुलम बड़ा है, जी क्या बड़ा है इन दोनों में? सर एजुकेशन। इसी तरह जो मेटाफिज़िक्स है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ओंटोलॉजी एक स्मॉलर कॉन्सेप्ट है। हम जब ना यूनिवर्स के रियलिटी की बात करेंगे, पूरी यूनिवर्स, ज़मीन, आसमान, अर्श, फर्श, जन्नत, जहन्नम, गैलेक्सीज, वो सब कुछ, तो फिर हम कहते हैं कि ये मेटाफिज़िक्स है, ठीक है, मेटाफिज़िक्स। और जब हम बात करेंगे ना जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जिनको हम एक्सपीरियंस या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो साफ ज़रा प्लैनेट अर्थ पे सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी ओंटोलॉजी, ठीक है। आवाज़ आ रही है जी? Yes, कट sir. गई थी बीच में हाँ। रुक जाती है, हाँ, मैं कह रहा डिस्टॉर्शन हो था जाती कि है। पूरी यूनिवर्स को जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि यूनिवर्स कैसे है, कहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेटाफिज़िक्स। और जब हम सिर्फ प्लैनेट अर्थ पे मौजूद चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, No. प्लैनेट आवाज अर्थ रुक जाती है सर की। प्लैनेट अर्थ पे मौजूद जो चीज़ें हैं ना, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी से मुराद ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन है, और मेटाफिज़िक्स पूरी यूनिवर्स के बारे। ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये कौन बताता है? फ़िलासफ़ी बताती है।
अभी थोड़ी देर पहले शुरू में भी हमने इसको डिस्कस किया। अब स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, स्पेकुलेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल फिलॉसफी। स्पेकुलेशन, सपोज करना चीज़ों को, ठीक है। थ्योरी डेवलपमेंट रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन। स्पेकुलेटिव फिलॉसफी का फोकस किस चीज़ के ऊपर है? नंबर 1 याद रखिएगा, थ्योरी डेवलपमेंट, थ्योरीज डेवलपमेंट, ठीक है। स्पेकुलेटिव फिलॉसफी से डील करती है, ये उधर डील करेगी रियलिटी के साथ, जो अभी हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे ज़्यादा आप देखें ना, गैलेक्सीज, कौन किसने देखी हैं गैलेक्सीज? वो तो अगर रोशनी की स्पीड से हम कोई डिवाइस बनाएं, वो करोड़ों साल उसको लगेंगे। अब ये आपकी टेक्नोलॉजी को बने हुए 100 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, जो कि जाके जो है ना वो मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स पे, हम सिर्फ एक प्लैनेट तक अभी हमारी एक्सेस हुई है, बाकी सारी सपोजिशन है, स्पेकुलेशंस हैं सारी की सारी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सपोजिशन सारी की सारी क्या हैं, रियलिटी से डील करती हैं, जो कि हमारी जिसमें हम थ्योरीज डेवलप करते हैं। अब देखें, हमने रियलिटी की बात की है, कुछ रियलिटीज़ तो हमारे सामने है, प्लेनेट अर्थ पे इंसान भी मौजूद है, ठीक है। तो अब ये सवाल भी पेपर में पूछा जा चुका है, एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये भी सवाल आ चुका है। तो अब जो हमारे सामने है वो भी तो साफ ज़रा रियलिटी है, जो प्लेनेट अर्थ पे चीज़ें मौजूद हैं। थ्योरी डेवलपमेंट रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, 2 बातें हो गई, ठीक है। अब इसमें ये एक ना टेक्निकल थोड़ा सा वे में चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। अब मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि स्टडी ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, अब ये किसके अंदर आ रहा है? मेटाफिज़िक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर वो यहाँ पे ये लिख देता कि स्टडी ऑफ रिलीजन, ठीक है, किसी भी या हाउ डिफरेंट रिलीजन वर क्रिएटेड, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फलां रिलीजन, इस तरह की अगर बात आ जाती है तो आपने फिर समझ जाना है कि स्पेकुलेशन की बात हो रही है, क्योंकि वो रियलिटी से डील कर रही है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इन मेकिंग ब्रॉड एंड इमेजिनेटिव हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ द रियलिटी। इट सीक्स आंसर बिग क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टेंस द यूनिवर्स। अब जैसे मैंने बताया कि हम किसने देखी है गैलेक्सी, ठीक है, किसने सोलर सिस्टम किसने देखा, ये सारे के सारे मफरूज़े हैं, हाइपोथेसिस हैं कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। तो इमेजिनिंग डिफरेंट पॉसिबल यूनिवर्सेस हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद ही उसको प्रूव करता है। पॉन्डरिंग व्हाट दे माइट बी लाइक, यानी सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन ही हाइपोथेसिस होती है, फिर उसको कुछ चीज़ें प्रूव हो रही हैं, कुछ अभी तक जो है ना उन तक हमारी एक्सेस ही नहीं है, तो जो किसी ने थ्योरी या आइडिया दे दिया तो उसी आइडिया को माना जा रहा है। यस, पहले हाइपोथेसिस होता है हमेशा, उसके बाद फिर उस पर स्टडी होती है। अब दूसरे नंबर पे आता है प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू एक्सियोलॉजी, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, रॉन्ग, बैड, गुड, ठीक है, एथिक्स, एस्थेटिक्स, गुड सेंस, बैड सेंस, तो ये सारे के सारा किससे डील करेगा? एक्सियोलॉजी के साथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, रॉन्ग, इट ऑफन इन्वॉल्व्स एथिकल, मॉरल, सोशल प्रिंसिपल दैट प्रिस्क्राइब द वे ऑफ थिंकिंग और एक्टिंग, suggesting that people should act in a way that maximize the happiness for the greatest number of the people। इसको यूटिलिटी कहा जाता है। अगर ये डेफिनेशन आ जाए कि people should act in a way that maximize the happiness for the greatest number of people, तो इसको यूटिलिटी कहा जाता है। जब आप कोई भी ऐसा काम करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ना वो क्या हो रहे हो, मुस्तफ़ीद हो रहे हो। तो प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी जो है किससे डील करती है? एक्सियोलॉजी से। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिटिकल एनालिसिस से, रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिसिस, एक्सप्लेन होल विद द हेल्प ऑफ पार्ट। तो इसमें हम एनालिसिस के अंदर लॉजिकल रीजनिंग या एनालिसिस या ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट्स को, ठीक है, यानी किसी ये नॉलेज से रिलेटेड है। तो आपको याद होगा आपने ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ी है, तो उसमें एनालिसिस जो ब्लूम टेक्सोनोमी का ही एक लेवल है। तो एनालिटिकल नॉलेज से, प्रिस्क्रिप्टिव एक्सियोलॉजी से, स्पेकुलेटिव ऑन्टोलॉजी से डील करती है, ठीक हो गया। स्कोप ऑफ फिलॉसफी आई थिंक आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है, इतनी डिटेल में हमने बात इस पर कर ली है। विड्थ, ब्रेड्थ, आउटलुक, कम्प्रीहेंशन, रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये इसका मतलब होता है स्कोप का। फ़िलासफ़ी में हम नॉलेज को देखते हैं, वैल्यूज़ को,
एथिक्स को, एस्थेटिक्स को, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, सिमेंटिक, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ये नॉलेज, वैल्यूज़, रियलिटी और रैशनैलिटी को इन्वेस्टिगेट करती है। ये इट डेवलप्स द एम्स ऑफ लाइफ। अभी हमने देखा कि पर्पस ऑफ लाइफ कौन बताता है, फ़िलासफ़ी। मुख्तलिफ़ करिकुलम, मुख्तलिफ़ मेथड ऑफ टीचिंग, ये हम पढ़ेंगे आज कुछ। साइंस ऑफ साइंसेज है, मदर ऑफ़ ऑल साइंसेज है, मदर ऑफ़ आर्ट्स है, ठीक है। यानी फ़िलासफ़ी इटसेल्फ साइंस भी है, आर्ट्स भी है। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अल्लाह की जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्सप्लोर करने में, ठीक है, अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात को उसके बारे में सोच विचार करने पे हमें जो है उस साइड पे लेके जाती है। प्राइम कंसर्न जो फ़िलासफ़ी का होता है ना, वो होता है ह्यूमन लाइफ, कि इंसान क्यों आया, कैसे आया, क्या इसका मकसद है, क्यों ये सब कुछ उसके लिए बनाया गया। हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई क्रिएशन, व्हाट इज़ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फ़िलासफ़ी के अंदर देखते हैं। इसमें फ़िज़िकल, सोशल साइंसेस भी इसके अंदर अभी हमने बात की है कि आ जाते हैं। अर्ज ह्यूमंस टू नो दैम सेल्फ एंड द वर्ल्ड, लोगों को अपने और अपनी कायनात, अपने गिर्द गिर्द मौजूद कायनात के बारे में अंडरस्टैंड करने पे, फोकस करने पे, इन्वेस्टिगेट करने पे जो है ना फ़िलासफ़ी उसको राहें हमवार करती है। ये हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करती है। हाँ जी। अच्छा, आप देखें रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी। एजुकेशन और फ़िलासफ़ी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। मैंने अभी आपको कुछ बातें बताई हैं, आपको अभी आज हम पढ़ेंगे कि हर फ़िलासफ़ी का अपना एक करिकुलम है, हर फ़िलासफ़ी का अपना एक टीचिंग मेथड है, हर फ़िलासफ़ी का क्लासरूम मैनेजमेंट का अपना एक स्टाइल है। तो फ़िलासफ़ी और एजुकेशन एक दूसरे के साथ इंटरेस्टिंग है, इंटरकनेक्टेड हैं, को रिलेटेड हैं। एजुकेशन और फ़िलासफ़ी दोनों डायनामिक हैं, चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि दोनों ह्यूमन लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के साथ उनकी लाइफ। अब देखें हमारे जो तौर तरीके हैं, जो हमारे आज से 50 साल पहले जो लोग रह रहे थे, हमारे अजदाद आबा जो हमारे थे, तो अब उनका लाइफस्टाइल क्या था, हमारा क्या है। अब हमारे 50 साल बाद शायद आप में से मेरे समेत बहुत से लोग होंगे जो अपने अल्लाह के पास वापस चले जाएंगे। तो हमारी जो आने वाली नस्ल है वो उनका लाइफस्टाइल क्या होगा, तो ये बताती है, चेंज होती रहती है ना चीज़ें। तो ये भी फ़िलासफ़ी भी डायनामिक है, एजुकेशन भी। तो अब आप लोगों को याद होगा जब आप लोग चौथी पाँचवीं में थे, 10वीं में थे, उस वक्त आपका जो टेक्स्ट बुक है उनमें कौन से टॉपिक्स शामिल थे, अब कौन से हैं, ठीक है। जब मुझे याद है जब हम प्राइमरी थे तो ख्वाब भी नहीं आता था कि हमने कंप्यूटर कभी पढ़ना है और यूज़ भी करना है, और आज देखें मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। तो फ़िलासफ़ी थ्योरी, एजुकेशन उसकी प्रैक्टिस है। फ़िलासफ़ी याद रखिएगा कि एक आइडियोलॉजी है, एक थ्योरी होती है, एजुकेशन में हम उस थ्योरी की प्रैक्टिस करते हैं। फ़िलासफ़ी सेट्स द गोल एंड क्रिएट्स अ गुड लाइफ अमंग द इंडिविजुअल। फ़िलासफ़ी एक गोल सेट करती है और सही ज़िंदगी गुजारने के असूल बताती है। एजुकेशन क्या करती है, फाइंड्स आउट द सॉल्यूशन बाय विच द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी फुलफिल्ड। कैसे उन गोल्स को फुलफ़िल किया जाएगा, ये एजुकेशन बताती है। फ़िलासफ़ी डिटरमिन व्हाट कंस्टिट्यूट अ लाइफ, ये बताती है कि लाइफ के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ये एजुकेशन किसी भी लाइफ को वैसे ग्लोरियस बनाती है। फ़िलासफ़ी डील्स विद एंड्स बट एजुकेशन डील विद टेक्निक्स टू अचीव दोज एंड्स। यानी फ़िलासफ़ी गोल या एंड या टारगेट्स बताती है, एजुकेशन से हम उनको अचीव करते हैं। फ़िलासफ़ी डील विद एब्स्ट्रैक्ट, ये साफ ज़ाहिर है कि थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट होती है, प्रैक्टिकल चीज़ कंक्रीट होती है। तो फ़िलासफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, एजुकेशन कंक्रीट है। ट्रुथ एंड प्रिंसिपल्स कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू फ़िलासफ़ी। ट्रुथ, प्रिंसिपल, थीरीज़ हम फ़िलासफ़ी के ज़रिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, बट एजुकेशन हेल्प्स इट इन द प्रोसेस, ये उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। फ़िलासफ़ी इज़ लव फॉर विजडम बट एजुकेशन कलेक्ट ऑल दिस विजडम फॉर द इंडिविजुअल। फ़िलासफ़ी बेसिकली हक़ाइक़ तक पहुँचने का नाम है, और एजुकेशन ये सारे के सारे हक़ाइक़ बच्चों तक पहुँचाने का नाम है। फ़िलासफ़ी डिटरमिन्स द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन के बहुत सी राहें बताती है, बट एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ फ़िलासफ़ी, यानी फ़िलासफ़ी तमाम सब्जेक्ट्स की मदर है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की। अब देखें फ़िलासफ़ी तो हमने देख लिया, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या होती है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी ये है कि जब आपने करिकुलम कौन सा बनाना है, वैल्यूज़ उसमें कौन सी ऐड करनी है, ठीक है, आपने टीचिंग मेथड कौन सा रखना है, अपने असेसमेंट कैसी करनी है, सारी की सारी चीज़ें हमें फ़िलासफ़ी बताती है।
हर एक फ़िलासफ़ी ने मुख्तलिफ वेज़ बताए हुए हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ टू द वर्क ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन फ़िलासफ़ी है, यानी फ़िलासफ़ी के प्रिंसिपल को एजुकेशन में अप्लाई करना, ठीक है, ये फ़िलासफ़ी कहलाती है। या सिंपली एजुकेशन रिलेटेड जितने भी कंसर्न हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारे, उनको सॉल्व करने के लिए हम जब फ़िलासफ़ी को इन करेंगे तो इसको कहेंगे एजुकेशन फ़िलासफ़ी। एजुकेशन इज़ एप्लीकेशन ऑफ फ़िलासफ़ी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एजुकेशन फ़िलासफ़ी अप्लाइड फ़िलासफ़ी है। जब आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड बन जाती है। रॉस ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड ऑफ अ सिंगल कॉइन। एक सिक्के की दो साइड्स हैं। अब साफ ज़रा सिक्के की दोनों साइड्स भी ज़रूरी होती हैं। जोहन डेवी ने कहा कि द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज़, ये एजुकेशन फ़िलासफ़ी है। ठीक हो गया जी। अब देखें स्कोप ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, ये हम बात कर चुके हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी टू डिटरमिन द एम्स ऑफ एजुकेशन। चूँकि हम एम्स ऑफ एजुकेशन फ़िलासफ़ी से लेते हैं, लेकिन करिकुलम के अंदर ये आपने पढ़ा है कि MCQs में ये सवाल भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ऐड किया हुआ है ये नीचे। अब फ़िलासफ़ी, रोल ऑफ़ फ़िलासफ़ी इन एजुकेशन, पॉलिसी बनाने में साफ ज़रा जिस तरह की हमारी फ़िलासफ़ी होगी उस तरह के फिर हम पॉलिसी में वही चीज़ें हम ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरह करिकुलम बनाने के अंदर हमने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, उन सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी हैं, ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन देनी है, स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी है, साइंस एजुकेशन देनी, कौन सी एजुकेशन देनी है, तो ये भी हमें फ़िलासफ़ी बताती है। टीचर एंड टीचिंग मेथड, टीचर का बिहेवियर कैसे होगा, टीचर किस वे से बच्चों को डील करेगा, क्लास को कैसे मैनेज करेगा, ये कौन बताता है, ये भी फ़िलासफ़ी बताती है। तो ये स्कोप है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का। अब हम ना इसको समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा की डिफरेंस है, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं फिर। और मैंने कोशिश की है बहुत कम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को समझाने की, तो इसको भी, इस स्लाइड को भी बड़ी अच्छी से समझिएगा। एक है जनरल चीज़ और एक है स्पेसिफिक चीज़, एक है ब्रॉडर और एक है नैरो। अब हम जब पूरी यूनिवर्स की बात करेंगे ना, यूनिवर्स के नॉलेज, यूनिवर्स के रियलिटी, यूनिवर्स की वैल्यूज़, यूनिवर्स की जो लॉजिक है उसके बारे में, अब मतलब ये है कि क्या जो मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते बनाए हैं, क्या उनकी लैंग्वेज अरबी है? सवाल है आपसे। अल्लाह ताला और फ़रिश्तों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो अरबी में होती है? सवाल है ना एक। इसका जवाब है नहीं, नहीं होती अरबी में। अल्लाह ताला कुरान में वाज़े फरमाते हैं, मफ़हूम है, मुझे आयत तो नहीं आती, हाफिज़ नहीं हूँ मैं, कि हमने कुरान को इसलिए अरबी में नाजिल किया कि ताकि वो वहाँ के लोग उसको समझ सकें। उससे पहले वाली किताबें क्या अरबी में थी? नो। मकसद बात करने का ये है कि अब कायनात के अंदर लैंग्वेज भी है, वो सिमेंटिक की जो बात मैंने अभी आपको की है, तो वही सारी बातें जब हम उसको ब्रॉडर लेवल पे लेके जाते हैं ना, ठीक है, ब्रॉडर लेवल पे लेके जाते हैं, पूरी यूनिवर्स की बात, अल्लाह ताला, जन्नत, जहन्नम, सात आसमान, ज़मीनें, वो ब्रॉडर बिग पिक्चर की बात करेंगे, इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो आप, वो होगी जनरल फ़िलासफ़ी। और जब आप सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में आ जाते हैं, अब अगर हम पाकिस्तान या पंजाब की बात करें तो कोई 200 के करीब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब हम सिर्फ जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे फार्मेसी है, जैसे मेडिकल है, जैसे फार्मिंग है, जैसे फ़िशिंग है, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम अगर स्पेसिफ़िकली बात करें कहाँ पे एजुकेशन की फ़ील्ड के अंदर फ़िलासफ़ी का क्या रोल है, तो फिर उसको कहेंगे एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। तो इसी तरह कुछ फ़िलासफ़ीज़ ऐसी हैं जो जनरली यूनिवर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस वक़्त बनाई गई हैं, उस वक़्त आइडियाज़ दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ फ़िलासफ़ीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ एजुकेशन पे फोकस रहेंगे। आइडियलिज़म, रियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशलिज़म, नेचुरलिज़म, ये इनमें से पहली तीन आज हम पढ़ेंगे, बाकी सारी कल पढ़ेंगे। तो ये पाँचों के पाँचों जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं, ये एजुकेशनल है। पेरिनियलिज़म, एसेंशियलिज़म, प्रोग्रेसिविज़म, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, डिटेल हम आगे इंशाल्लाह इनकी देखेंगे, तो होपफुली ये फ़र्क भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये इसकी है डिटेल है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूनिवर्स है कि हम यूनिवर्स की रैशनल लॉजिक बेस उसका एनालिसिस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फ़िलासफ़िकल बिलीव्स इन एजुकेशन, तो इसमें हम उन्हीं बिलीव्स को एजुकेशन की फील्ड में सिर्फ अप्लाई करते हैं। इट सर्च फॉर रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज़,
इसमें हम क्या करेंगे, उसी नॉलेज वैल्यूज़ रियलिटीज़ को एजुकेशन के अंदर पढ़ाएंगे जो हमने सर्च किया हुआ है। दीज आर द बिलीव आइडियाज़ एंड थिंकिंग अबाउट सेल्फ, नेचर एंड द यूनिवर्स, वे ऑफ एजुकेटिंग चाइल्ड। यही सारी चीज़ें बच्चों को बताएंगे, आपने अपने बारे कैसे सोचना है, अपने यूनिवर्स के बारे में कैसे सोचना है। एक्सप्लोर एम ऑफ लाइफ, ये बताती है कि एम ऑफ लाइफ क्या है, ये कहेंगे कि हाउ टू अचीव दोज एम्स। एक्सप्लोर कल्चर, ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स, वो पुराने सदियों पहले कल्चर, ट्रेडिशन, नॉर्म्स क्या थे, तो ये क्या बताती है। एक्सप्लोर टीचिंग मेथड एंड करिकुलम। अच्छा, फिलॉसफी इज़ विजडम, फिलॉसफी एक विजडम है, एजुकेशन उस विजडम की आगे ट्रांसमिशन का नाम है, ठीक है। इट प्रोवाइड थ्योरेटिकल गाइडलाइंस, ये प्रैक्टिकल है। तो ये की डिफरेंसेस हैं। अभी हम बात करते हैं जी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, तो ये बहुत दफ़ा आपने ये नाम पढ़ा सुना होगा, आइडियलिज़म, सबसे पुरानी फ़िलासफ़ी, सबसे पुरानी, जो हम वैसे और भी होंगी, लेकिन एजुकेशन में जो बहुत अहमियत रखती है वो आइडियलिज़म है, ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी है। अब ये जनरल है या एजुकेशनल है? शाबाश, जल्दी बताएं। सर जनरल, सर जनरल। जनरल है। हाँ, आइडिया कहते जनरल है। हैं जनरल थॉट, फिलोसफी। आइडिया कहते हैं थॉट या सजेशन टू अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, टू अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जो हमारा एक आइडिया या थॉट जनरेट होती है उसको आइडिया कहा जाता है। आइडियलिज्म ओल्डेस्ट फिलोसफी है। इसका ओरिजिन क्या है? ग्रीक, यूनान, यूनान की ये फिलोसफी है। किसने दी थी? प्लेटो ने। प्लेटो कब पैदा हुए थे? 427 BC। कब इनकी डेथ हुई है? 347 BC। ये थोड़ा सा उल्ट होता है। अब जैसे देखें ना, हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, तो अब फ़र्ज़ करें अगर हम इसको थोड़ा सा और सादा कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम से चलें, शुरू करते हैं ताकि समझ सही आपको। ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है ना, उससे पहले, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी 500 साल पहले, 400 साल पहले, 300 साल पहले, 100 साल पहले। तो अब यानी जो जो हम करीब आते जाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पीछे से और उनकी बर्थ की तरफ आएंगे, तो साफ ज़रा चीज़ें, वो जो पीरियड है वो फिर जो हिंसे हैं वो कम होंगे। इस तरह जैसे ये 427 से फिर 347, फिर जो बंदा इसके बाद आया होगा हम लिखेंगे जी वो 300 BC में पैदा हुआ और जो है ना वो 203 BC के अंदर उसकी डेथ हो गई। फिर एक बंदा है जो 150 BC में पैदा होता है, ईसा अलैहिस्सलाम से के पैदा होने से 3 साल पहले उसकी डेथ होती है फ़र्ज़ करें। तो इस तरह हम रिवर्स 427 से 347 BC इसकी जो है वो लाइफ स्पैन है। तो इसके सुकरात, इसका जो उस्ताद था फ्रेडरिक फ्रोबल, जिसने किंडरगार्टन दोबारा समझा दें सर, उसकी समझ नहीं आ रही। जिसने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था। रेनी सर आवाज डिस्कार्टे, आपकी रेनी डिस्कार्टे जिसने रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसको जो है वो ये सारे तीनों इसके सर मैंने एक्सपोनेंट कहा हैं। इसका थोड़ा दोबारा समझा दें। तो यानी सोक्रात, फ्रोबल और डिस्कार्टे, ये तीनों इसके एक्सपोनेंट हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 427 साल पहले ये पैदा हुआ और आपकी पैदाइश से 347 साल पहले इसकी डेथ हो गई, ठीक है। यानी आपकी पैदाइश से पहले 427 साल पहले ये बंदा पैदा होता है, ठीक है। यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उससे 427 साल पहले इसकी बर्थ हो रही है। तो अब इसकी जब डेथ होगी तो साफ ज़ाहिर है वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कम साल रह गए होंगे ना, साफ ज़ाहिर उसने कुछ अरसा गुजारा भी है। 427 ये कितने साल बनते हैं? उधर से 53 और उधर से नहीं, उधर से ये कितने साल बनते हैं? कुछ 53 और इधर से भी इधर से 53 बनते हैं, इधर से कितने बनते हैं? 73 73 और 53, ये इसने कोई, हाँ, इतने साल ज़िंदगी। उस वक्त साफ ज़रा ज़िंदगियाँ भी लंबी लंबी होती थी। तो अब समझ लगी है, यानी पैदाइश से 427 साल पहले पैदा हो रहा है एक बंदा, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, वो हमने एक फ़िक्स किया हुआ है कि यहाँ से मतलब वो जो कैलेंडर है, जो अभी जो सोलर कैलेंडर हमारा चल रहा है, शमसी कैलेंडर, जिसको मैं और आप फॉलो करते हैं, तो ये शुरू भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हुआ है। तो 427 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम से 347 साल पहले उसकी डेथ भी हो गई थी। अब ये 80 साल, 80 साल। हाँ, अच्छा, अब सर ये इसकी कोई स्पेसिफिकेशन है? ये 427 साल ये कहाँ तक एंड होते हैं?
सर ये तो स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद? जी मतलब 427 साल है तो ये 428, 32, तो 30, 50 तक, इसी तरह कहाँ तक एंड होता है? सर इसकी एंड सीखे क्या मुराद है? अब एक बंदा ईसा अलैहि सलाम से 2000 साल पहले आया तो वो 2000 साल पहले हम बात करेंगे कि ईसा अलैहि सलाम से 2000 साल पहले आया था। 5000 साल पहले कोई आया तो हम कहेंगे उनसे 5000 साल पहले आया था। इस तरह से है, क्योंकि ये जो कुछ इल्हामी किताबें हैं ना, उनके अंदर अम्बिया का जिक्र मिलता है कि फ़लाँ की इतनी उम्र थी, फ़लाँ की इतनी उम्र थी, फ़लाँ इसके इतने साल बाद आया था, तो वहाँ से फिर ये अंदाज़े लगाए जाते हैं, अंदाज़े ही हैं। अच्छा, आइडियलिज़म को समझिएगा। आइडियलिज़म किसको कहते हैं, थोड़ा सा आप तवज्जो से सुनिएगा चीज़ें। आइडियलिज़म कहते हैं, आइडियलिज़म प्लेटो ने थ्योरी दी, इसका फोकस किस, इसको स्पिरिचुअल फ़िलासफ़ी, रिलीजियस फ़िलासफ़ी कहा जाता है आइडियलिज़म को, ठीक है। तो अब इसमें जो प्लेटो का मानना था वो ये था कि जो इंसान के जहन के अंदर चीज़ें आती हैं ना, जो आइडियाज़ आते हैं वो रियलिटी होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना जी, यार एक आइडियल चीज़ होनी चाहिए जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि जो आप सोच के गए हो कहीं पे बयान वैसे का वैसे हुआ? बहुत रेयर होता है। ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, बहुत कम होता है। तो आइडियोलॉजी बेसिकली ये देखती है, परफेक्शन की बात करती है। आइडियलिस्ट किसकी बात करते हैं? परफेक्शन, कि बिल्कुल चीज़ें 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा, अब ये साफ ज़ाहिर है कि 100% एक्यूरेसी प्रैक्टिकल पॉसिबल है हर एक चीज़ में, दुनिया की हर एक चीज़ में पॉसिबल है क्या? आपसे सवाल है जी। नो सर। ये पॉसिबल नहीं है, इस प्लानट पे एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। तो आइडियलिस्ट जो है ना वो परफेक्शनिस्ट हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि जो आइडियाज़ है ना वो ट्रू रियलिटी हैं, वही हकीकी रियलिटी हैं, ठीक है। तो हमारे माइंड के अंदर जो रीजनिंग है, ठीक है, वही फाइनल है। जो हम सोचते हैं, जो हमारे आइडियाज़ बनते हैं, वो फाइनल। जो मटेरियल वर्ल्ड है ये चेंज हो रही है, वक्त के साथ साथ इसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, ठीक है। हमारे आबाओ अजदाद जो चीज़ें जो उनके पास थी वो अब हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है आने वाली नस्लों के पास नहीं होगी। जो सवारियाँ वो यूज़ करते थे, कि हम में से बहुत से लोगों ने वो देखी नहीं है। जो हम आज यूज़ करें, अब जिन बसों पे हमने सफ़र किया अब वो नज़र ही नहीं आती कहीं। मैं जब यूनिवर्सिटी जाता था उस वक्त जो बसेज़ अवेलेबल थी हमारे बकर से जाती थी, मुझे नज़र नहीं आती हैं अब वो। मेरी आने वाली नस्लों को जो जिस पे अब हम सवारी कर रहे हैं वो नहीं होगी। तो फोकस इज़ ऑन कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड, इट इज़ सर्च फॉर ट्रूथ, ब्यूटी एंड जस्टिस। ट्रूथ, ब्यूटी और जस्टिस को रीजनिंग के साथ स्टडी करना, ये आइडियलिज़म है, ओल्डेस्ट फ़िलासफ़ी है। ये कहते हैं कि माइंड, थाट, आइडियाज़ एंड स्पिरिट, रूहानी चीज़ें, यानी इसको स्पिरिचुअलिज़म भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रूहानियत पे बिलीव करती है, ठीक है। तो अब देखें ना, एक होता है ब्रेन, एक होता है माइंड। हमारा जो दिमाग है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये होता है हार्डवेयर। अब इसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है ना इसकी, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या आप अपनी थिंकिंग को छू सकते हैं, देख सकते हैं? जी जी, देख सकते हैं? कोई नहीं नो देख सर, वो सकता, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। छू नहीं सकते। इसी तरह स्पिरिट जो हमारी रूह है उसको कौन देख सकता है? कोई भी नहीं देख सकता। नो सर। तो माइंड, थॉट, आइडियाज़ एंड स्पिरिट आर रियल एंड ओनली ट्रू रियलिटी। इसका फोकस कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड, माइंड के अंदर जो रीजनिंग हो रही है उसको कहा जाता है। ये कहते हैं कि मैटर, मटेरियल वर्ल्ड चूँकि वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है, चीज़ों पे हम बिलीव नहीं करते, ये सेल्फ रियलाइजेशन पे बिलीव करते हैं। एक इंडिविजुअल एब्स्ट्रैक्ट पे अपने फोकस करते हैं ये। इनर सेल्फ पे फोकस होता है कि इनर से जो है ना वो क्या करे, अपने इनर को एक्सप्लोर करे। वैल्यूज़ आर प्री डिटर्मिन्ड, एब्सोल्यूट, अनचेंजिंग। मैन इज़ नॉट द क्रिएटर ऑफ द वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ हैं, अच्छाइयाँ हैं, ये पहले से मौजूद हैं, ये इंसान की तख्लीक करदा ही नहीं है, इनका खालिक इंसान नहीं है, फिक्स्ड हैं, चेंज नहीं हो सकती किसी भी सूरत। सच या झूठ, हलाल या हराम, जायज़ या नाजायज़, जो पहले दिन से था, डे वन से, वही आज तक है, ठीक है। हाबील जो है ना वो काबिल ने हाबील को कत्ल किया, ठीक है, पहले ही दिन से वो गलत है। आज भी अगर कोई ये काम करता है तो गलत है। वैल्यूज़ फिक्स हैं। इट इज़ मोनिज़म थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि नॉलेज एक ही है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ वन, इसलिए इसको मोनिज़म थ्योरी कहा जाता है। और वो क्या है सोर्स? अल्लाह। यानी ये जो वही से आने वाला इल्म है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। Idealism believe that human personality is of supreme importance and constitute the noblest work of the God.
कि इंसान सबसे अहम है और ये अल्लाह ताला का सबसे नोबल वर्क जो इंसान ही करता है. Supreme aim of education is to exalt self, which implies self-realization. It is called exaltation of humanity. माइक ऑफ रखें. ये सुप्रीम एम क्या होता है एजुकेशन का? ठीक है, सुप्रीम एम एजुकेशन का सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना है. ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ. इसको सेल्फ एक्सल्टेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी कहा जाता है. बुलंद करना, एग्जाल्टेशन मतलब बुलंद करना, ऊपर लेके जाना. तो इसमें चूँकि आप इंसान अपने आप को पहचानता है, एजुकेशन के ज़रिए पहचानता है, तो सेल्फ रियलाइजेशन होती है. तो अपनी शान व शौकत को बुलंद करने में इंसान फोकस करता है. इसको कहते हैं एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन. अब अगर कोई बंदा आइडियलिस्ट है ना, या आइडियल वे में सोचता है, तो साफ ज़ाहिर है कि वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बॉडी मैटर, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो फिज़िकल वर्ड से रिलेटेड हैं, ये वर्ड्स आ सकते हैं, ये इनके अगेंस्ट है थ्योरी आइडियलिज्म. ये कहते हैं माइंड और आइडियाज़ रियल हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं. मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज़ सुप्रीम क्रिएशन. इंसान सबसे अफजल मखलूक है क्योंकि वो स्पिरिचुअल बीइंग है. इट इज़ अगेंस्ट रियलिज़म. ये रियलिज़म अभी हम पढ़ेंगे जो साइंटिफिक मेथड, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, उसके अगेंस्ट है. ये कहते हैं ट्रूथ इज़ परफेक्ट एंड इटर्नल एंड कैन नॉट बी फाउंड इन द मैटर विच इज़ इम्परफेक्ट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. जो हकाइक हैं वो मुकम्मल हैं और अबदी हैं, वो चेंज ही नहीं हो सकते, और वो कभी भी मैटर के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, चीज़ों के अंदर, बॉडी के अंदर, इनके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते. वो सिर्फ आइडियाज़ में हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे ये बिलीव करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी कायनात है. ये कहते हैं स्पिरिचुअल लाज, मेंटल एलिमेंट्स ये यूनिवर्सल हैं. इट इज़ साइकोसेंट्रिक, यानी साइको ह्यूमन बिहेवियर को कहा जाता है आजकल, लेकिन शुरू में माइंड को बोला जाता था. साइको का मतलब माइंड होता है. इट इज़ साइकोसेंट्रिक, यानी माइंड इज़ सेंटर ऑफ रियलिटी. तो करेक्टर में बी डेवलप थ्रू इमिटेशन. आप इमिटेशन के ज़रिए बच्चों की करेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप में से मैं किसी से सवाल करूं कि इस सारी थ्योरी को एक ही वर्ड में बताएं, तो क्या लफ्ज़ बोलेंगे इसके लिए आप? शाबाश. सर एब्स्ट्रैक्ट. सर आइडियाज. आइडियाज़, माइंड, एब्स्ट्रैक्ट. अच्छा, टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म. इसकी टाइप्स हैं ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म. ये आइडियाज़ आर एसेंस, आइडियाज़ ही सब कुछ हैं. ये प्लेटो ने दी. उसके बाद जॉर्ज बर्कले ने दी. मैन इज़ एबल टू रीज़न विदाउट परसेप्शन फ्राम द आउटसाइड. इंसान बाहर से कुछ सीखे बगैर अपनी लॉजिक या रीजनिंग को यूज़ करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है. तो ये क्या होगा? प्रियोरी नॉलेज की तरफ इशारा है, पोस्टीरियोरी की तरफ? जी शाबाश, जल्दी से पोस्टीरियर. समझे, दोबारा चलें, समझ लें इसको. मैन इज़ एबल टू रीज़न विदाउट परसेप्शन. परसेप्शन कहते हैं बाहर के माहौल को देख के समझना. सर रिलीजियस जो है तीसरी इसकी टाइप है, इटर्नल वैल्यूज़ एग्जिस्ट इन गॉड. ठीक है. रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक जो है ना, रिपब्लिक जो है ये किताब थी प्लेटो ने, ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है. ये रिपब्लिक बुक किसने लिखी थी? तो इसके अगेंस्ट भी एक बुक लिखी गई है. माइक ऑफ कर दें प्लीज़. तो इसमें रिपब्लिक, ये महविश हक नवाज, मेहरबानी करें, मेरे तो कान में दर्द होने लग गया है. पता नहीं, पंखे के सामने मोबाइल रख दिया आपने और माइक भी आपका ऑन पड़ा है. मेहरबानी करें भाई. आइडियलिज्म, ये महविश मैंने आपको एक दफ़ा मना किया, फिर आपने माइक ऑन कर दिया. अल्लाह की बंदी, कोई ख्याल करें. आपने नहीं पढ़ना तो हमें तो पढ़ने पढ़ाने देना, मेहरबानी होगी आपकी. सर अब उसने मेहरबानी कर दी है. उसने नहीं की, मैंने की है दोनों मरतबा. वो इतनी मेहरबान नहीं है. मैं भी चेक कर रही थी. आइडियलिज्म, हाँ जी, आइडियलिज्म वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्लेटो इन हिज बुक रिपब्लिक. प्लेटो ने किताब लिखी थी रिपब्लिक. इसके अंदर उसने दो तरह की ना
वर्ल्ड्स की बात की थी कि दो तरह की दुनिया है, एक मेंटल और स्पिरिचुअल है, दूसरी फिज़िकल है। तो इसने कहा कि जो मेंटल वर्ल्ड है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो सुप्रीम है, और जो फिज़िकल वर्ल्ड है चीज़ों वाली, उसने कहा कि वो इम्परफेक्ट है, चेंज हो रही है, उसके अंदर डिसऑर्डर है। इसको कहा जाता है डुअलिटी ऑफ माइंड थ्योरी। ठीक है। आइडियलिज्म में, इसमें रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने ओटोपियन यानी आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था। रिपब्लिक किसकी लिखी हुई है? ठीक है, इसके अगेंस्ट एक बुक आई थी पॉलिटिक की, वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसने लिखी है। जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे तो उस वक्त मैं पूछूंगा कि ये किसके अगेंस्ट लिखी गई है। ठीक है। ओटोपियन सोसाइटी वाज डिस्क्राइब्ड एज आइडियल सोसाइटी इन रिपब्लिक बाय प्लेटो यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये एक दो चीज़ें हैं मिलती जुलती। टॉपियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्लेटो ने। कहाँ दिया था? अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ अटोपिया, ये एक और रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि किसका लिखा हुआ है? रॉबर्ट हचन्स का लिखा हुआ है। प्लेटो का मशहूर सेइंग है, सी विद द आइज़ ऑफ माइंड, जो है ना वो माइंड की आंखों से देखें चीज़ों को। अब इसमें फ़िलोसफिकल एस्पेक्ट इसके क्या है? ऑन्टोलॉजी ये कहते हैं कि जो रियलिटी है, सेल्फ सबसे प्राइमरी रियलिटी है, सेल्फ रियलाइजेशन पे इसका फोकस है, अपने आप को पहचानने पे है। ठीक है, जिसको सेल्फ एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमैनिटी भी हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद एक्सियोलॉजी ये कहती है कि वैल्यूज़ बिल्कुल फिक्स्ड हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, वो वक्त के साथ चेंज नहीं होती, और वैल्यूज़ ही कैरेक्टर बिल्डिंग करती। एपिस्टेमोलॉजी ये कहते हैं कि ट्रू आइडियाज़ वही हैं जो स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज पे ये बिलीव करते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन इनके क्या हैं? सर्च फॉर ट्रुथ, सही सच्चे नॉलेज की तलाश, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी आपकी पहचान, कैरेक्टर या मोरल डेवलपमेंट। ये भी पूछा जा चुका है सवाल। पीपीएससी ने जो वेरी लास्ट पेपर लिया था ना, उसका पहला क्वेश्चन था हु वाज द पायनियर ऑफ द आइडियलिज्म थ्योरी। कौन होगा? इसका जवाब क्या होगा? शाबाश, जल्दी से बताएं। सर प्लाटो। प्लेटो। सर यस प्लाटो। यस। इसके अब इसका करिकुलम क्या होना चाहिए? डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द आइडियल्स एंड इटर्नल वैल्यूज़। आइडियाज़ और इटर्नल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए। रिलीजियस, मोरल, स्पिरिचुअल, लिटरेचर, हिस्ट्री सब्जेक्ट होने चाहिए। थिंकिंग, रीजनिंग, बुक रीडिंग, इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। अब इसमें क्लास का जो डिसिप्लिन है वो कैसा होना चाहिए? इनर डिसिप्लिन होना चाहिए। मोरल, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। बच्चे को फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, यानी ये टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है। इसमें लेक्चर, डिस्कशन, डायलॉग, क्वेश्चन आंसर, स्टोरी टेलिंग, बुक रीडिंग, ये सारे मेथड हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं। लेक्चर, डायलॉग, क्वेश्चन आंसर, स्टोरी टेलिंग, बुक रीडिंग, ये यूज़ हो सकते हैं। लेकिन इसको ओवरऑल माना जाता है कि इसमें जो प्लेटो का आइडिया था वो ये था कि टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। टीचर का कंट्रोल होना चाहिए क्लास के अंदर। ठीक है जी। तो ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि क्लास विल बी टीचर सेंटर्ड इफ़ द टीचर इज़, ऑप्शन में था आइडियलिस्ट, दुरुस्त जवाब जो था। तो टीचर सेंटर्ड है, टीचर इसमें स्पिरिचुअल मोरल गाइड होता है। अच्छा, इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है रियलिज़म। ठीक है, अब रियलिज़म किसको कहते हैं? रियलिज़म टोटली अगेंस्ट है फिलॉसफी किसके? आइडियलिज्म के। रेस्ट कहते हैं, रीजनिंग नहीं है ये। रेस्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट को, रिज्म कहते हैं इमेज को। रीजनिंग किसको कहते हैं? रेस। रीजनिंग दो वर्ड रेस और इज्म से लिया गया है। ठीक है, तो रेस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और इज्म का मतलब है रिफ्लेक्शन या इमेज। अब ये भी ग्रीक है। ठीक है, ये भी ग्रीक है। अब इसको ऑब्जेक्टिविज्म कहा जाता है। पहले को हम स्पिरिचुअल फिलॉसफी कहते हैं, स्पिरिचुअल फिलॉसफी कहते हैं क्योंकि उसका स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव है, आइडियाज़ पे बिलीव है, ऑब्जेक्ट्स पे नहीं है। इनका किस चीज़ के ऊपर है? जिनको वो रिजेक्ट करते हैं। वो क्या है? ऑब्जेक्ट, मैटर, बॉडी, फिजिकल चीज़ें। ठीक है, ये किसने दी है? एरिस्टोटल ने। अरिस्टो कौन थे? प्लेटो के स्टूडेंट थे। कब पैदा हुए? 382 बीसी में पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम से 382 साल पहले पैदा हुए, और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 322 साल पहले इनकी वफ़ात भी हो गई। जोहन लॉक, रसल, ये दोनों जो है वो इसके सपोर्टर हैं, एक्सपोनेंट हैं। ठीक है, इस थ्योरी के। ग्रीक इसका ओरिजिन है। अरिस्टोटल को किन चीज़ों का फादर माना जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड अरिस्टोटल को माना जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये इसको अरिस्टोटल को माना जाता है क्योंकि इसने पहली किताब लिखी थी साइकोलॉजी पे जिसका नाम था पेरी साइकी।
ये सवाल पूछा जा चुका है। फादर ऑफ रियलिज्म है, रियलिज्म थ्योरी जो अभी सर हम वो पढ़ रहे हैं। विलियम वंडत नहीं है सर, इब्न सिराज है। रियलिज्म जो है वो इसने दी है थ्योरी, तो इसलिए इसको फादर माना जाता है। डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक या रीजनिंग जो है ये भी इसने दी है। विल हेल्प वुंड को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, ना कि फादर ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी बोला जाता है। अच्छा, अब देखें फिलॉसफी, इसका क्या कहना है। फिलॉसफी बिलीव दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। ये कहती है कि रियलिटी जो है ना वो इंसान के माइंड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान सोच सकता है तब भी रियलिटी है, नहीं सोच सकता तब भी वो रियलिटी है। सूरज मशरक़ से तुलू होकर मगरिब में गुरूब होता है, किसी को पता ही नहीं है, जो गार में रह रहा है पूरी ज़िंदगी, ये रियलिटी चेंज नहीं हो रही है रियलिज़म के अकॉर्डिंग। ये कहते हैं कि जो मैटर रियल है, जो मटेरियल है, फिजिकल वर्ल्ड है, चीज़ें हैं, ये रियलिटी है, माइंड रियलिटी नहीं है। प्लेटो और एरिस्टोटल की इसी बात पे लड़ाई हुई थी एक दूसरे के साथ, वे एक दूसरे के आइडियाज़ के अगेंस्ट थे। इट इज़ अगेंस्ट द प्लेटो, इट इज़ अगेंस्ट द आइडियलिज्म। ये कहती है कि रियल वर्ल्ड वर्ड ऑफ नेचर है, यानी ये नेचर पे, फिजिकल चीज़ों। वर्ल्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर, नेचर पे, मैटर पे, इन पे फोकस करती है। ये कहते हैं आइडियाज़ तो सिर्फ इमेजेस हैं फिज़िकल वर्ल्ड का, असल चीज़ तो जो नॉलेज है वो उन फिज़िकल मैटर के अंदर मौजूद होता है। फिज़िकल इज़ वर्ल्ड इज़ रियल इम्पोर्टेंस गिवन टू द फिज़िकल वर्ल्ड। इसको मैटर सेंट्रिक का, जैसे वो साइकोसेंट्रिक था, ये मटेरियल सेंटर या मैटर सेंट्रिक है। इसको साइंटिफिक कहा जाता है। ये साइंटिफिक हैं, उन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं जो इनको नज़र आती हैं। अगली लाइन आपने पढ़ लेनी है, ये जो लिखी हुई है। इट इज़ प्लूरलिस्टिक। अब ये मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज पे फोकस करती है, कि यानी इसका फोकस क्या है कि सोर्स ऑफ नॉलेज एक नहीं है, मल्टीपल है, बहुत सारे हो सकते हैं। ये कहते हैं कि यूनिवर्स के अपने कुछ नेचुरल लाज हैं, जिनकी वजह से यूनिवर्स, यूनिवर्सल लाज, नेचर, नेचुरल लाज, ठीक है, फिज़िक्स, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल, मैटर, बॉडी, ये सारे की वर्ड्स हैं जो कि रियलिज़म की तरफ आपको इशारा देंगे। ये एक थ्योरी, ये जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, जिसको एम्पिरिकल नॉलेज हम कहते हैं, ये एम्पिरिकल नॉलेज का फ़िलासफ़ी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? ये प्लेटो ने दिया था। यानी ये एम्पिरिसिज्म, सेंसरी एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मेथड, डिडक्शन, इंडक्शन आपने पढ़ा है, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग या साइंटिफिक मेथड भी मैंने उस वक्त आपको बताया था, इसको कहा जाता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो वो इसका बनाया। उस वक्त भी हमने पढ़ा था कि डिडक्शन प्लेटो ने दी है। तो नथिंग इज़ परमानेंट इन द यूनिवर्स लाइक वैल्यूज़, ठीक है। ये कहते हैं कि वैल्यूज़ परमानेंट नहीं है, प्लेटो ने कहा कि परमानेंट है। ये रैशनल पावर डेवलप करते हैं, रीजनिंग पावर, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड के थ्रू। वो मोरल डेवलपमेंट पे फोकस था आइडियलिज्म का, इनका रैशनल डेवलपमेंट पे था, रैशनल डेवलपमेंट पे है, ठीक है, रैशनल पावर इन द लर्नर्स। अच्छा, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इस थ्योरी के क्या हैं? लर्नर्स को नॉलेज और स्किल्स के लिए, वोकेशनल स्किल्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना फिज़िकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ताकि बच्चा हमारा रियल, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ गुजार सके। तो ये फिज़िकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना थ्रू इंक्वायरी, थ्रू साइंटिफिक मेथड, इसका फोकस है। ये सवाल आ चुका है कि किस फिलॉसफी ने साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था? तो किसने करवाया जी? शाबाश। सर रियलिज्म। रियलिज्म, हाँ, सर एरिस्टोटल ने, रियलिज्म ने। फिज़िकल साइंसेज पे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ये सारी मटेरियल बेस्ड साइंसेज हैं, इन पे फोकस है। मैथ पे, बुकिश लर्निंग के ये अगेंस्ट हैं। ये भी सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं, लेकिन चाइल्ड की फ्रीडम को ये भी रिस्ट्रेन करते हैं, यानी कहते हैं बच्चे को आज़ादी नहीं होनी चाहिए। अब बेसिक रीडिंग, राइटिंग, इनका फोकस है, ठीक है। इस तरह इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, जो जिनको साइंटिफिक मेथड कहा जाता है, हेरिस्टिक, एक्सपेरिमेंशियल मेथड, फील्ड ट्रिप, डिमॉन्स्ट्रेशन, एवी एड्स का इस्तेमाल, बुकिश नॉलेज के ये अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं, ये किसने दिए हैं, कि कौन इनको सपोर्ट करता है? रियलिज्म। ये टीचर सेंटर्ड थी। ये कहते हैं कि ये मेथड यही यूज़ होने चाहिए, बट क्लास का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? टीचर के पास होना चाहिए। क्लास का कंट्रोल किसके पास? टीचर। अब ये अगेन हम अगर बात करें तो इसमें भी और उसमें भी, दोनों के अंदर फोकस किस चीज़ के ऊपर है? कि टीचर ऑल इन ऑल होगा क्लास के अंदर। अब इसके मुख्तलिफ जो है आगे इसकी टाइप्स हैं। ये वोकेशनल पे अगर फोकस करते हैं तो वोकेशनल में तो बच्चा खुद नहीं प्रैक्टिकली करता, तो ये फिर टीचर स्टैंडर्ड कैसे होगी?
टीचर सेंटर्ड से मुराद ये है कि क्लास का कंट्रोल टीचर के पास होगा। मेथड तो फिर मुख्तलिफ है ना इसके अंदर, हम क्लास के कंट्रोल की बात करते हैं। सिर्फ टीचिंग मेथडोलॉजी कौन सी है, स्टूडेंट सेंटर टीचर सेंटर्ड की बात नहीं है। ये हम कह रहे हैं कि क्लास का कंट्रोल, ओवरऑल अख्तियार क्लास का, प्लानिंग का, पढ़ाने का, मेथड चूज़ करने का, वो बच्चे के पास नहीं होगा, टीचर के पास है। नेव रियलिज्म ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे माइंड के, हम जानते हैं या नहीं जानते ऑब्जेक्ट मौजूद है। यानी ये अगेंस्ट हैं आइडियलिज्म के कि भाई आप जानते हो किसी चीज़ के बारे में तब भी वो मौजूद है, नहीं जानते तब भी मौजूद है। रिप्रेजेंटेशनलिज्म, ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज, बट अब देखें ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस हमारे इल्म के बगैर है, जो ऊपर भी बात हो रही है नेव रियलिज्म में भी। लेकिन इसमें एक एडिशन ये है रिप्रेजेंटेशनलिज्म में कि जो मेटाफिजिकल थाट्स हैं वो हमारे माइंड पे डिपेंड करती हैं। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस है, तो एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन अब किसी के माइंड में है तब भी नहीं, अगर हम मर जाते हैं तो हमारे से सवाल होगा, ठीक है आपका अल्लाह कौन है, तो फिर देखें अगर हमें नहीं पता तो फिर साफ ज़रा कि वहाँ फंस जाएंगे। तो इसलिए ये थ्योरी कहती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेटाफिजिकल हैं, उनकी एग्जिस्टेंस हमारे माइंड से जुड़ी हुई है, ठीक है। कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट भी हैं बट कुछ चीज़ें हमारे माइंड के साथ लिंक्ड हैं, जैसा कि मेटाफिजिकल है। उसके बाद है न्यू रियलिज्म, क्वालिटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इट्स आउन, हर एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे से उसको डिफ्रेंशिएट भी करती हैं। क्रिटिकल रियलिज्म ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो उसी वजह से जाना जाता है, कोई भी फिज़िकल चीज़ है वो अपनी उन क्वालिटीज़ की वजह से जाना जाता है। जोहन लॉक ने थ्योरी दी थी टेबुला रासा, सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट। ये रैशनलिस्ट थे, ये कहते हैं कि जो बच्चे का माइंड है ना वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, तो स्कूल उस ब्लैंक स्लेट को फिल करता है। ये जी की डिफरेंसेस हैं आइडियलिज़म और रियलिज़म में। आइडियलिज़म फोकस करती है आइडियाज़ स्पिरिट के ऊपर, रियलिज़म फोकस करती है मैटर, फिजिकल वर्ल्ड, नेचुरल लॉज के ऊपर। आइडियलिज़म कहती है कि वैल्यूज़ एब्सोल्यूट हैं, एब्सोल्यूट का मतलब परमानेंट, अनचेंजिंग है। ये कहती हैं कि नॉट एब्सोल्यूट और चेंज होती हैं। नॉलेज ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज अल्टीमेट है, ये कहती हैं कि हर वो नॉलेज जो एक्सपीरियंस से, साइंटिफिक मेथड से लिया जाता है वो रियल होता है। इनर डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं, ये भी सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं। इनका फोकस है सर्च फॉर ट्रूथ, सेल्फ रियलाइजेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। ये नॉलेज, स्किल्स एंड इम्प्रूव सोसाइटी, ये सवाल आ चुका है कि कौन सी फ़िलासफ़ी इन दोनों में सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट की बात करती है, तो वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट पे, तो ये रियलिज़म है। तो ये इन दोनों के की डिफरेंसेस थे। तीसरी और आज की आखिरी फ़िलासफ़ी जो कि इन दोनों के साथ वो जुड़ी हुई है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा था, पहले मैं नहीं पढ़ा था, इसको अलग से लेक्चर में पढ़ाता हूँ अगले लेक्चर के साथ। तो ग्रीक वर्ड है इसको, अब वो पहली थी स्पिरिचुअल, दूसरी थी ऑब्जेक्टिव और तीसरी है प्रैक्टिकल। अब ये ना आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों के अगेंस्ट हैं। प्रैग्मा का मतलब होता है प्रैक्टिस, एक्शन या यूज़, सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। चार्ल्स सैंडर्स पायर्स 1839 से 1914, अब ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1839 साल बाद पैदा हुआ है बंदा। अब जैसे मेरी एज है ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1992 1992, तो AD लिखा जाएगा साथ, ठीक है। तो चार्ल्स सैंडर्स पायर्स ने प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी दी। परवेज़ इकबाल की बुक में लिखा हुआ है कि प्रैग्मेटिज्म वाज गिवन बाय में वहाँ जॉन डेवी लिखा हुआ है। अब उनको मैं क्या कहूँ, वो सीनियर हैं, उन्होंने चेंज अभी तक नहीं किया। तो बहरहाल प्रैग्मेटिज्म जो है ना वो किसने दी है, सैंडर्स पायर्स ने दी है। जॉन डेवी और विलियम जेम्स दोनों इसके सपोर्टर हैं। अब ये अमेरिकन ओरिजिनेटेड है, कहाँ की है, अमेरिकन थ्योरी है, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे फोकस करती है। अब इसका मानना क्या है, ये थ्योरी कहती है कि जो आइडियाज़ या जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों ही ठीक हैं एक सूरत में। वो सूरत क्या है कि जब आप उसको एक्सपीरियंस कर लें, यानी साधारण ये एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियन फिलोसफी है। तो फिलोसफी एम्फेसाइज दैट थिंग्स, आइडिया, दोनों चीज़ें जो पिछली दोनों आइडियाज़ आइडियलिज्म है, थिंग्स रियलिज्म है, दोनों ही ठीक हैं। that can be experienced or observed are real, truth is that which works। ये combination है आइडियाज़ का, आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस विद द मैटर, ठीक है। इट इज़ प्लूरलिज्म, ये भी प्लूरलिज्म है, मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज पे फोकस करती है। ये कहते हैं यूनिवर्स इज़ डायनामिक, यूनिवर्स चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, वैल्यूज़ फिक्स नहीं है, वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ। रियलिटी और वैल्यूज़
तश्कील पा रही हैं, अभी बन रही हैं वक्त के साथ साथ। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि वो इल्म जो टेस्टेबल और वेरीफाइबल होता है वही हकीकी इल्म है। नॉलेज जो प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से हम लेते हैं वही नॉलेज हकीकी है, इसके अलावा बाकी नॉलेज हकीकी नहीं है। इसका इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होता है। ये कहते हैं चेंज इज़ एसेंस ऑफ रियलिटी, चेंज इज़ एसेंस ऑफ रियलिटी, यानी चेंज जो रियलिटी का जौहर है, हुस्न है, ठीक है। रियलिटी इज़ चेंजिंग। ये मेटाफिज़िक्स को ये रिजेक्ट करते हैं क्योंकि मेटाफिज़िकल चीज़ें ये ऑब्ज़र्व नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे हमने गैलेक्सीज़ की बात की है, तो ये कहते हैं कि डेथ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट एक गैस है, यूटिलिटेरियन है, प्रैक्टिकल है, ये मैंने बताया हुआ। यूटिलिटी इज़ टेस्ट ऑफ ऑल ट्रूथ एंड रियलिटी, यूटिलिटी कहते हैं प्रैक्टिस को। इट इज़ प्रैक्टिकल ह्यूमनिस्टिक फ़िलासफ़ी बिलीव्स ऑन प्रेजेंट एंड ये डेमोक्रेसी पे फोकस करती है, प्रेजेंट पे फोकस करती है, ग्रुप वर्क पे, कोऑपरेशन पे फोकस करती है। ये कहती हैं कि इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट हो पूरी प्लानट अर्थ पे, ठीक है, ताकि सबकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। अल्टीमेट रियलिटी इज़ यूटिलिटी, यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक है, ह्यूमन एक्सपीरियंस पे फोकस करती है। रियलिटी ये कहते हैं कि मैन मेड नहीं है, रियलिटी रेडी मेड नहीं है, मैन मेड तो है, रेडी मेड नहीं है, बल्कि रियलिटी इज स्टिल मेकिंग, वो अभी तक बनती जा रही है। अब इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा फर्दर? बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना, बच्चे की ग्रोथ पे फोकस, न्यू वैल्यूज़ बच्चा खुद डेवलप करे, बच्चे के अंदर डेली लिविंग, फ्यूचर कैरियर के बारे में अपनी प्रोग्रेस को बच्चा खुद लेके चले, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे फोकस है। तो इसके 4 प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियन यानी प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करते हैं ये। लर्नर की इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, लर्नर यानी करिकुलम के अंदर करिकुलम किस तरह का होना चाहिए इनका, ठीक है। लर्नर एक्सपीरियंसेस पे फोकस करते हैं और इंटीग्रेटेड पे, यानी इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इंटीग्रेटेड होता है, लर्नर एक्सपीरियंस, लर्नर इंटरेस्ट पे, और एक्टिविटी बेस्ड यानी यूटिलिटेरियन होता है। वही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें पिछली दोनों के अंदर चाइल्ड फ्रीडम नहीं थी, इसके अंदर चाइल्ड फ्रीडम है। बच्चे अपनी मर्ज़ी से डिसिप्लिन को मेंटेन रखेगा। टीचिंग मेथड सारे के सारे इसके अंदर चाइल्ड सेंटर्ड होंगे। टीचर भी चाइल्ड सेंटर्ड होगा, यानी सॉरी रोल ऑफ टीचर क्या होगा, वो क्लास स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। टीचर उनको फ्रेंड और गाइड के तौर पर जो है ना वो असिस्ट करेगा, ठीक है। अब ये थी जी हमारी प्रैग्मेटिज्म। आगे इसकी टाइप्स हैं। बायोलॉजिकल, ये कहते हैं कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ वैल्यूएबल, एनेबल हिम टू एडजस्ट हिज इन्वायरमेंट। इंसान की सलाहियतें उसके अंदर होती हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट में ख़ुद को एडजस्ट करे, ये बायोलॉजिकल है। यानी जिस तरह की तब्दील होता माहौल है, इंसान ढल जाता है, ये बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म ये है कि वो चीज़ जो ह्यूमन्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, वो रियलिटी है प्रैक्टिकल वे में। एक्सपेरिमेंटल, ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब तक उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रूर वेरीफाई नहीं किया जा सकता उसको ट्रू नहीं माना जाएगा। थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन, ये उसका फेमस सेइंग है चार्ल्स सैंडर्स पायर्स का। जी अब तक जो पढ़ा है